तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग गढ़वाल का परमार राजवंश या पंवार राजवंश देख रहे हैं। उसके 3 पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर एक छोटा सा सेक्शन रहेगा जिसमें मैं आपको इनके मतलब इनका सिस्टम कैसा था, इनकम वगैरह को लेके वो बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे एज ए फैक्ट वो मैं कल लास्ट सीरीज में इसके लेके आऊँगा, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाद में इससे आगे के जो शासक आएंगे, यानी जब गोरखे यहाँ पे आएंगे, अंग्रेज यहाँ पे आएंगे, अंग्रेजों के साथ साथ यानी उनके समानांतर हम उससे आगे को पढ़ेंगे। आप ये मान के चलिए कि पहला जो पोर्शन है पंवार राजवंश का यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी आप अपनी परीक्षा वाणी से भी पढ़ते रहना। और एक आध कोई अगर आपको हिस्ट्री की बुक है अगर आपके पास, चाहें तो पढ़ सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, तो वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, कल के डाउट्स को लेके एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैं आपको उत्तराधिकार का युद्ध बता रहा था, उसमें सुमागढ़ का युद्ध कहा था मैंने लिखा था 1659। और मैंने ये भी कहा था, वीडियो सुन लेना एक बार, क्रॉस कंफर्म कर लेना, चेक कर लेना, क्योंकि फैक्ट उतने मतलब ध्यान में नहीं रहते। मेन चीज़ होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो ये 59 या 58 है, आप इसको एक बार फिर चेक करना, शायद 58 है, ठीक है। इसको सुमागढ़ का युद्ध यहाँ नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में है ये। यहाँ नहीं पूछेगा आपसे कि सुमागढ़ का युद्ध कब हुआ था। अगर पूछता है तो आपसे एज ए इंडियन हिस्ट्री पूछेगा, उत्तराखंड के टॉपिक से नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना। चलो आज देखते हैं आगे को क्या हुआ था। देखिए, कल के जब हमने शासक पढ़े थे, उसके बाद आगे को जो शासन करने आए थे उनके बारे में, जो स्टार्टिंग के शासक हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है। उसमें एक था उपेंद्र शाह, एक था दिलीप शाह, ठीक है। यानी उपेंद्र शाह और दिलीप शाह के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। जो मेन शासक है जिसके बारे में जानकारी मिलती है वो है प्रदीप शाह, ठीक है। कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, ध्यान से देखे रहना। एग्जाम में क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं और बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेहनत कीजिए, ठीक है। प्रदीप शाह, तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट होंगे। अब देखो, कुछ लोग कह रहे थे, मैं कमेंट हर किसी के पढ़ता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट की कि आप हर कोई अब कमेंट करेंगे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर लास्ट में या तो 1 लाइनर लिखा दो, या टॉपिक के एंड होने के बाद उसका समराइज करा दो, या मतलब कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि जब एक कंप्लीट हो जाता है लास्ट के 10 मिनट में 1 लाइनर वगैरह इस टाइप से मतलब फॉर्मेट बना के करवा दो। देखो, 2 ही चीज़ पॉसिबल है, या तो हम लोग ऐसे पढ़ें या तो हम उन्हीं की तरह पढ़ें जैसे हम पढ़ते आए हैं। देखो, स्टार्टिंग की मेरी क्लासेस देख के यहाँ तक आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन अब कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन भी बनाऊँ तो आपका सिलेबस जो है उत्तराखंड का वो 1 साल चला जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 साढ़े 3 महीने में हम पूरी उत्तराखंड को कवर कर लें। तो अगर ये जितनी जल्दी कवर होगा उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपके समझ आ रहा होगा, और आप ये भी समझ रहे होंगे कि उससे क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाएँ, ठीक है। तो अगला देखो कैसे करना है प्रदीप शाह। अगर फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाद में मतलब थोड़ा एक बार ज़्यादा टॉपिक हो जाए वो सीरीज भी करा दूंगा, ठीक है। अब क्या आता है, अगला कौन आता है, प्रदीप शाह, ठीक है। जब ये शासन में बैठा, ये भी अवयस्क था, ऐसा बताया जाता है कि ये छोटा बालक था, ठीक है। तो अब ये नहीं पूछेगा कि प्रदीप शाह अवयस्क था या नहीं था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं पूछा है। आपको दिमाग में आपके बैठाने के लिए मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ पे आया होगा मैं खुद ही कह देता हूँ कि आपके एग्जाम अगर ये पूछेगा तो ऐसे लिखना ये। तो जब मैं बोल रहा हूँ तुरंत उसको नोट कर लो या सुने रहो, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये अवयस्क था, जैसे कर्णावती ने एक एज ए संरक्षिका काम किया था, इसकी भी कोई संरक्षिका हुआ करती थी। उसका अगर आपसे नाम पूछता है, उसका नाम था क्या, कनक देई। क्या था, जिया कनक देई, ठीक है। जिया कनक देई। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये जिया कनक देई इसकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, यानी ये अवयस्क था। अब यहाँ से कोई कहेगा मुझे सर क्वेश्चन बना के दे दो, मैं क्या बनाऊंगा, आप खुद देखिए। अगर आपसे ये पूछता है कि जिया कनक देई ने किसकी संरक्षिका के रूप में पंवार वंश में शासन किया था, प्रदीप शाह। या अगर आपसे ये पूछता है प्रदीप शाह जब गद्दी पे बैठा अवयस्क था तो उस टाइम उसकी संरक्षिका कौन थी, जिया कनक देई। या अगर आपसे ये पूछता है निम्नलिखित में से किसने प्रदीप शाह की संरक्षिका के रूप में कार्य किया, तो जिया कनक देई। अब खुद ही बस देख लीजिए, आपको सिर्फ इतना करना है, अवयस्क था, जिया कनक देई ने संरक्षिका लिख देना है इसके नीचे। अब इससे ज़्यादा बताओ क्या 1 लाइनर लिखाएगा कोई इंसान, खुद ही सोचो। ये इसी तरीके से तो आपको पढ़ना है। देखो ये चीज़ें क्या कर देती है, चीज़ों को समराइज कर देती है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पे लोग 2-2 ढाई महीने रिवाइज करने में लगा देते हैं, 20-20 25-25 कॉपियों को पलटाएंगे, खुद ही याद नहीं होगा उनको, आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे, तो आप हमेशा ज़्यादा आपके चांसेस बन जाएंगे एग्जाम में आप क्वेश्चन सही करके आओ, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाएं देख रहे थे। अब देखो,
इसका काल जो था चंद और पवार वंश की मित्रता का काल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी चंद और पवार के बीच यहाँ पे मित्रता के जो बीज बोए थे वो यही शासक था जिसने ऐसा काम किया। वो क्यों किया, मैंने आपको जब चंद राजवंश पढ़ाया था मैंने कहा था रोहिलों का आक्रमण हुआ था, याद होगा, कल्याण चंद चतुर्थ के टाइम पे। ठीक है, अब याद करना, जिसने वीडियो नहीं देखी है चंद देख के आओ, फिर उसके बाद इनको समझना। 1743-44 के आसपास यानी 1743 और 44 के आसपास किसने, 43 है। ठीक है, मतलब अब ये इसका ये मतलब होता है अब दिसंबर में यहाँ युद्ध हुआ, जनवरी तक चलता रहा, दिसंबर इसका आ गया, जनवरी इसका, इसीलिए ऐसा लिया जाता है। ठीक है, तो 1743 के आसपास किसने आक्रमण किया था कुमाऊं पे, रोहिलों का आक्रमण था चंदू पे। ठीक है, तो जब चंदू ने ये आपका चंदू पे आक्रमण हुआ था रोहिलों का, प्रदीप शाह ने चंदू की सहायता की थी, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है रोहिला आक्रमण के समय चंद नरेश की सहायता करने वाला परिवार शासक कौन था, तो वो कौन था, प्रदीप शाह। क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, आप लिख लेना उसको। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या था, जब देखो अल्मोड़ा वगैरह के इलाके तक रोहिला पहुंच गए थे तो उनका जो शासक था कल्याण चंद वो क्या गया, भाग गया वहाँ से, गढ़वाल की सीमा में वो पहुंच गया। और गढ़वाल की सीमा में कहाँ बसा था, लोहागढ़ का इलाका था। ठीक है, क्या था, लोहागढ़, इन इलाकों में वो भाग गया था। कौन, कल्याण चंद चतुर्थ, मतलब जो उस टाइम पे शासन कर रहा था। जब वो भागा तो प्रदीप शाह से वो क्या मांगता है, मदद मांगता है। तो प्रदीप शाह की सेना और चंदू की सेना किससे लड़ती है, रोहिलों से लड़ती है, और उस युद्ध का नाम दिया जाता है दूनागिरी का युद्ध। ठीक है, काहे का नाम दिया जाता है उसको, दूनागिरी। अब पता ही होगा दूनागिरी मंदिर कहाँ पड़ता है, द्वाराहाट में। ठीक है, दूनागिरी का वहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था रोहिलों के साथ। तो जब दूनागिरी के युद्ध में इसकी भी सेना क्या हो जाती है, परास्त हो जाती है, दोनों की संयुक्त सेना रोहिलों से परास्त हो जाती है। तो उसके बाद एक संधि होती है। संधि होने के बाद अब कल्याण चंद तो वैसे ही हार के भागा था, तो चंदों का राजकोष तो वैसे ही ढुलमुल था। तो इसी ने प्रदीप शाह ने उस संधि के तहत रोहिलों को पैसा दिया था अपने कोष से। ठीक है, और उसके साथ मित्रता की थी कल्याण चंद के साथ। ठीक है, और लगभग 3 लाख रुपए की आय जो इनकम थी, 3 लाख रुपए किसको दिया था उसने, आपका रोहिलों को दिया था। और यहाँ से उसने क्या कर दिया था, रोहिलों को भगा दिया था, मतलब रोहिलों को संधि कर ली थी। तो अगर आपसे पूछता है कल्याण चंद की सहायता रोहिलों आक्रमण के समय किसने की, प्रदीप शाह ने। ठीक है, कौन सा युद्ध हो रहा था उस टाइम, दूनागिरी का युद्ध हो रहा था। जब ये सब चीज़ें हुई तो अब इसके शासनकाल में चलो चंद और उसकी तो ठीक ठाक होगी, लेकिन इससे पहले भी चंदू के साथ जब ये बालक था, अवयस्क था चंदू की, अब मैंने क्या कहा था, चंदू और परमार वंश हमेशा लड़ रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक शासक हुआ था चंद का, उसका नाम था दलीप चंद। ठीक है, या दिलीप चंद जो भी था, उसने क्या किया था, इस चंद परमार वंश पे अटैक भी किया था। ठीक है, उसको बोलते हैं रणचूला कोट का युद्ध। ठीक है, रणचूला कोट जगह थी, वहाँ इनका पवार और चंद का संघर्ष हुआ था। वो था लगभग 1723 के आसपास, और किसके समय होता है, देवी चंद। ठीक है, देवी चंद में जो दिलीप चंद का था, देवी चंद कर देना उसको। ठीक है, देवी चंद के समय रणचूला कोट में 1723 के आसपास इनने पहले ही पवार वंश पे क्या किया था, चंदू ने अटैक किया था। उस टाइम भी अवयस्क था। ठीक है, बाद में ऐसी संघर्ष चलता रहा सीमा पे, कुछ गणाई वगैरह, चौखुटिया वगैरह जो इलाके हैं, गणाई के इलाके, इनमें भी इसके साथ संघर्ष होता रहा। ठीक है, लेकिन जब ये प्रॉपर तरीके से वयस्क हो गया, सत्ता में बैठा, तो इसने कल्याण चंद के साथ सहायता की, तो इनकी क्या होगी, मित्रता होगी। ठीक है, चंदू से। ठीक, अब आगे कितने टाइम तक चली वो अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखो, उसके बाद रोहिला तो यहाँ से चलेगी। जब ये कुमाऊं वाले इलाके में बिजी था, कुछ और अभियानों में बिजी था, तो रोहिलों ने क्या कर दिया, जो दक्षिण का इलाका था गढ़वाल का, वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था उत्पादन वगैरह की दृष्टि से। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता था, एक संपदा टाइप की आप कह सकते हो वो होती थी। तो रोहिलों ने क्या कर दिया, गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया, और गढ़वाल पे जो आक्रमण था वो कहाँ किया, उसने दून में किया। तो रोहिलों ने अगर गढ़वाल पे आक्रमण किया था, अगर आपसे सन पूछता है, वो कहता 1757 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1757 किस पे, रोहिलों द्वारा किस पे आक्रमण किया, गढ़वाल। और गढ़वाल का कौन सा इलाका था, दून। और गढ़वाल इसका जो वो था, कौन था, रोहिला का कोई तो नवाब होगा, कोई तो सेनापति होगा, उसका नाम था नजीब खां। क्या था, नजीब खां, नजीब खां। अब देखो, नजीब खां जो सेनापति था, जो नेतृत्व कर रहा था रोहिलों का, 1757 पे रोहिलों ने कहाँ अटैक किया, गढ़वाल में दून घाटी पे। अगर आपसे पूछता है रोहिलों का गढ़वाल की दून घाटी में आक्रमण किसके समय हुआ, प्रदीप शाह। कब हुआ, 1757।
कौन था उसका सरदार? नजीब खां। यही तो वन लाइनर है, कुछ अलग थोड़ना है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए और राइट डाउन कीजिए, कुछ अलग चीज़ थोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी। जब ये सब घटना चक्र हुआ था, दून का जो इलाका था वो रोहिलों के कब्जे में आ गया, ठीक। बाद में इन लोगों ने, पवार वंश ने, जब इसका ये सेनापति मरा नजीब, ये जो मैंने लिखा नजीब खां, फिर से दून पे पवार वंश का कब्जा हो गया। और 1770 यानी 1770 में क्या कर दिया इसने, पूरा जो है दून का इलाका पवार वंश के पास आ गया, ठीक है। ये तो चीज़ के बारे में क्या मेन घटना है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ। इसके दरबार में एक बहुत महान कवि हुआ करते थे जिसने रामायण प्रदीप लिखी। नाम से प्रदीप है तो प्रदीप इसी नाम से आए, ठीक है। रामायण प्रदीप को लिखने वाला जो इसके दरबार का कवि था, जो धर्मान व्यक्ति था, यानी धर्म को संरक्षण देने वाला, धर्म का ज्ञाता था, एक कवि था, वो इसी के दरबार में था। उसका नाम था मेधाकर शर्मा, ठीक है। कौन था? मेधाकर शर्मा। इसका नाम कहीं कुछ और भी मिलता है, ठीक है, मेधाकर से ही संबंधित हुआ, मेधाकर शर्मा। इसी मेधाकर शर्मा ने एक पुस्तक, एक का मतलब रचना लिखी थी, उसका नाम था रामायण प्रदीप, ठीक है, क्योंकि प्रदीप इसी के नाम से संबंधित है। देखो, इसी मेधाकर शर्मा ने रामायण प्रदीप लिखी। आपसे पूछता है मेधाकर शर्मा किसके दरबार में था, आप क्या कहोगे? प्रदीप शाह। रामायण प्रदीप किसने लिखी? मेधाकर शर्मा। और जो मैं आपको अभी गढ़वाल का जो मतलब ये रोहिलों के आक्रमण के संबंध में कहानी बता रहा था, कुमाऊं के राजा की सहायता की, उसका वर्णन रामायण प्रदीप भी करता है, ठीक है। यानी रामायण प्रदीप में भी इसका इसको उल्लेखित किया गया है कि कुमाऊं के राजा की सहायता कौन करता है? प्रदीप शाह करता है, ठीक। कुछ और घटनाएं इसके बीच में मैं बता देता हूँ। इसके दरबार में कुछ थोड़ा बहुत षड्यंत्र भी चल रहा था। मतलब जैसे मैंने वहाँ फरत्याल और मेहरा दल बताए थे चंद्रवंश में, इसके दरबार में भी वहाँ पे जो राजपूत लोग थे, जो खसिया लोग थे, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पंच भैया कठैत कहते थे उनको, ठीक है, उनका षड्यंत्र था, यानी उनका दबदबा था। देखो, पंच भैया कठैत, ठीक है, यानी पंच भैया कठैतों का षड्यंत्र, पंच भैया कठैतों का दबाव किस पवार वंश के मतलब राजा के समय पे था, तो वो कौन था? प्रदीप शाह। ये कोई इसकी माता के मतलब कोई रिलेटिव वगैरह होंगे, 5 लोग संभव थे। बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इसके शासन में, ठीक है। बाद में इसको मार दिया गया था इसी के शासन के अंदर, यानी पंच भैया कठैतों को, ठीक है। ये तो क्या था, किसके बारे में था आपका? पहला प्रदीप शाह के बारे में, ठीक है। अगला जो आता है आपका, वो कौन आता है? ललित शाह। आता है आपका, वो आता है ललित शाह, ठीक है। अभी जैसे हमने प्रदीप शाह पढ़ा, उसके बारे में एक और फैक्ट लिख लिए। उसने क्या किया था? मौलाराम तुंवर को भी राज्याश्रय दिया था, ठीक है। मौलाराम तुंवर कौन था? गढ़वाल यानी चित्रकला का बहुत बड़ा चित्रकार था, ठीक है, गढ़वाल चित्रशैली का मौलाराम तुंवर। इस मौलाराम तुंवर को भी उसने राज्याश्रय दिया था। राज्याश्रय मतलब राज्य के अंदर आश्रय, यानी उसके राज्य में हुआ करता था मौलाराम तुंवर, ठीक है, जो कि गढ़वाल चित्र शैली का बहुत बड़ा क्या था? चित्रकार। आपसे ये भी पूछता है मौलाराम का संबंध किससे है, तो आप बताओ कि गढ़वाल चित्रकला, गढ़वाल चित्रशैली से, ठीक है। अब देखिए, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ ललित शाह के बारे में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देखना। जब ये सत्ता पे बैठता है, इसके समय में 2 बार सिख लोग क्या करते हैं? दून घाटी पे आक्रमण कर देते हैं। अब जब चंदू के साथ इनके संपर्क ठीक ठाक थे, ये किसी और अभियान में होता है। उस अभियान को देखते हुए सिख लोग क्या कर देते हैं? दून घाटी पे, यानी दून का जो इलाका होता है उस घाटी में अटैक कर देते हैं। और वो 2 बार के समय क्या होता है? अटैक होता है, ठीक है। कितने बार होता है? 2 बार। एक होता है 1775 में, एक होता है 1778 में, ठीक है। ये 2 बार कौन करते हैं? सिख लोग। किसका अटैक होता है? सिख का, ठीक है। ये सिख लोग क्या करते हैं? ललित शाह के समय 2 बार दून घाटी पे अटैक कर देते हैं। जब ये सब होता है, ये सब होने के बाद इसका, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पवार राजवंश है, इसका सिरमौर राज्य के साथ, जो हिमाचल के इलाके में पड़ता है, हमेशा से उनके साथ टकराहट थी। तो इसने भी सिरमौर के साथ क्या किया? युद्ध किया था, और वो था 1778-79 में, ठीक है। सिरमौर के साथ युद्ध, सिरमौर के साथ सिरमौर अभियान, यानी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, सिरमौर अभियान। और ये कब हुआ था? 1778 और 9 के आसपास।
इसमें इसकी क्या होगी थी, पराजय होगी थी। ये सिर्फ इस टाइप के फैक्टर पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। अगर ये पूछता है कि दून घाटी में सिख लोगों ने 2 बार किसके समय अटैक किया, ललित शाह ने, या सिखों का आक्रमण ललित शाह के समय कब कब हुआ था या किस समय हुआ था, ये देखना है, ठीक है। सिरमौर अभियान इसका इस टाइम पे हुआ था, इसकी पराजय हो गई थी, ललित शाह इसमें क्या हो गया था, पराजित हो गया था, ठीक है। ललित शाह जब पराजित हुआ तो जब ये अपने मतलब श्रीनगर वापस लौट के आया, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले क्या बता चुका हूँ, देखो जब मैं आपको चंद्रवंश पढ़ा रहा था, मैंने क्या कहा था, चंद्रवंश में जब दीपचंद सत्ता पे बैठता है तो दीपचंद और उसके पुत्रों को, एक व्यक्ति था मोहन सिंह रौतेला, याद होगा आपको, जो मोहन चंद नाम से गद्दी पे बैठा था। नहीं देखी वो वीडियो तो चंद में आपको मिलेगा, ठीक है। मोहन चंद नाम से वो गद्दी पे बैठता है और जो चंद का वास्तविक जो राजा था, जो दीपचंद वगैरह थे, और उसके पुत्र को कारागार में डाल देता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मोहन चंद जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो उसके दरबार में कौन होता है, एक हर्षदेव जोशी जो कि मंत्री होता है, ठीक है। हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी, ये लोग होते हैं, मतलब जोशी बंधु जिसको आप कहते हैं, ठीक है, शिवदेव, ठीक है। ये जोशी बंधु जो होते हैं इसके दरबार में होते हैं, किसके, उसी मोहन चंद के, यानी चंद दरबार में। ये लोग नहीं चाहते थे कि मोहन चंद सत्ता पे बैठे या मोहन सिंह रौतेला सत्ता पे बैठे, तो इन लोगों ने क्या किया, इस ललित शाह को क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया कि आप यहाँ पे अटैक कीजिए, यानी कुमाऊँ पे अटैक कीजिए, यानी ये लोग इससे मिल गए थे और इसने, इन लोगों ने क्या कहा, आप कुमाऊँ पे अटैक करके आप मोहन चंद को सत्ता से हटाइए, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ललित शाह ने किसके समय पे आक्रमण किया, मोहन चंद। ललित शाह को आक्रमण के लिए किसने बनाया, हर्षदेव जोशी या शिवदेव जोशी, इनके नाम आएंगे, ठीक है। तो जब इन लोगों ने आक्रमण के लिए बुलाया, इसने क्या कर दिया, कुमाऊं पे आक्रमण कर दिया, और वो आक्रमण जो कहलाता है वो किस नाम से जाना जाता है, बगवाली पोखर, ठीक है, बगवाली पोखर। ये बगवाली पोखर में एक आखिरी युद्ध होता है जिसमें किस किस के बीच होता है, ललित शाह यानी पवार शासक और मोहन चंद, और इसकी जो तिथि है मतलब ईयर है 1779। किस किस के बीच होता है, ललित शाह और मोहन चंद या मोहन सिंह जो भी आता है, ठीक है, मोहन और ललित के बीच, ललित शाह, ठीक, इनके बीच क्या होता है, बगवाली पोखर का युद्ध होता है। इस बगवाली पोखर में बाई चांस आपसे पूछता है किसकी पराजय होती है, आप लोग रट के ही मत जाना कब हुआ था, बहुत से लोग इसी को रटने में लगे रहते हैं, ये उनका ध्यान इसी को रटने में होगा, बगवाली पोखर युद्ध, बगवाली पोखर युद्ध, बगवाली पोखर युद्ध। एग्जामिनर बाकी चालाक निकलता है, एग्जामिनर क्या पूछ देता है, बगवाली पोखर युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी पराजय हुई थी, मोहन चंद, ललित शाह और एक दीपचंद, ये इधर उधर घुमा के दे देगा, आप लोग वहीं बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ढंग से पढ़ोगे कभी भी नहीं पछताओगे, ठीक है, हमेशा फायदा होगा। तो मोहन चंद पराजित होता है तो ललित शाह क्या कर देते हैं, अपने पुत्र, यानी इसका एक पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र या जो भी होता है छोटा पुत्र, प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह, इसको क्या कर देता है, कुमाऊं की गद्दी पे बैठा देता है, और कुमाऊं की गद्दी पे इस जो प्रद्युम्न शाह को होता है वो दीपचंद के दत्तक पुत्र के रूप में बैठता है, नहीं दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है, उसके रूप में प्रद्युम्न शाह को गद्दी पे बैठाने के बाद, यानी दत्तक पुत्र को गद्दी पे बैठाने के बाद ये कहाँ चला जाता है, ललित शाह वापस श्रीनगर चला जाता है, और श्रीनगर जाते समय दुलड़ी या हुलड़ी जो जगह भी मिलेगी, या तो आपको दुलड़ी लिखा मिलेगा या आपको हुलड़ी, इस जगह पे इसकी क्या हो जाती है, मलेरिया से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मलेरिया से मृत्यु अगर पूछता है तो किसकी होती है, वो किसकी होती है, ललित शाह की, ठीक है। मलेरिया को घाम भी लिखा होगा कहीं कहीं, आप मलेरिया ही देखते हैं, ठीक है। इसकी ललित शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब प्रद्युम्न शाह तो यहाँ बैठ गया प्रद्युम्न चंद के नाम से। अगर आपसे ये पूछता है कौन सा गढ़वाल नरेश एक ऐसा शासक था जो गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं की गद्दी पे बैठा, प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न चंद, ठीक है। अब खुद ही सोच लीजिए कहाँ चंदू से इतनी बड़ी दुश्मनी और कहाँ उन्हीं का वंशज जो है गढ़वाल का वंशज चंद पे राज कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में तो ये चीज़ें थी। जब ललित शाह की मृत्यु होती है, ललित शाह की मृत्यु के बाद अब देखो इसका एक पुत्र जयकृत शाह भी होता है, एक था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह जब कुमाऊं की गद्दी पे बैठा, जयकृत शाह का जो शासन था बहुत अंधकार युक्त शासन कहा जाता है, ठीक है। जयकृत शाह, इसका जो शासन था गढ़वाल में बहुत ज़्यादा अंधकार युक्त, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र, बहुत ज़्यादा अराजकता का शासन था जयकृत शाह का, ठीक है। इसके दरबार में इतना षड्यंत्र होता था, इसके मंत्री इतने, और इसके जो अफसरशाही थी, मतलब जो भी वहाँ पे वो होंगे राजकाज में, बहुत ज़्यादा हावी थे, ठीक है। तो दरबार में आए दिन क्या होता था, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, मारकाट होती थी, और प्रजा को बिल्कुल भी सुख नहीं था जयकृत शाह के समय। एक बात आप कहेंगे, अंधकार वाली नगरी थी जयकृत शाह का शासन, ठीक है।
तो जब ये सब चीज़ें हुआ तो जयकृत शाह से उसके सलाहकारों ने ये कह दिया कुमाऊं के राजा से आप क्या लो, टैक्स लो, क्योंकि हम लोगों ने यानी आपके पिता ने कुमाऊं को जीत रखा है तो आप वहाँ से टैक्स लीजिए। जब टैक्स लेने की बात आई तो इसी का भाई वहाँ क्या कर रहा था, प्रद्युम्न शाह शासन कर रहा था। अब बताइए खुद अपने भाई से टैक्स मांग रहा है तो प्रद्युम्न शाह को ये सही नहीं लगा। ठीक है, अब इस टाइप की कोई कहानी होगी, अब स्पष्ट है नहीं है ये मुझे भी नहीं पता, एक संभवतः ये कहानी थी। तो ये सब चीज़ देखने के बाद जयकृत शाह का जो शासन था बहुत, मैंने कहा कि अराजकता युक्त था। अब देखो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, गढ़ मतलब ललित शाह बताया था, ललित शाह की मृत्यु होगी। प्रद्युम्न शाह का है मतलब चंपावत यानी अल्मोड़ा में बैठ के शासन कर रहा है, टैक्स की डिमांड करते हैं। तो जैसे ही डिमांड करता है तो प्रद्युम्न शाह इस पर क्या हो जाता है, आक्रमण करने के लिए आतुर हो जाता है। यानी बार बार वो सोचता है क्यों ना मैं इस पर क्या करूँ, आक्रमण करूँ। वो अभी आएगी वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी प्रद्युम्न शाह के साथ इसकी टकराहट रहती। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दरबार में मैंने क्या कहा, अराजकता थी। तो जो अराजकता में रोल निभाने वाले थे वो दो गुट थे। एक तो था डोभाल वाला गुट, ठीक है, यानी डोभाल, दूसरे थे खंडूरी। यानी इसके दरबार में जो हावी लोग थे, जो गुट बने थे, वो डोभाल का गुट था और खंडूरी का गुट था। किसके दरबार में, जयकृत शाह के। और इनका बहुत ज़्यादा क्या था वहाँ पे, अपना आपका प्रभुत्व स्थापित था शासन में। तो इन्हीं डोभाल में एक व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था कृपाराम डोभाल। क्या था, कृपाराम डोभाल, कृपाराम डोभाल। ठीक है, ये क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध वाला या हावी टाइप का रहने वाला व्यक्ति, जिससे कि क्या करते थे, पूरे शासन में अराजकता मचा रखी थी इसने। अब ये जयकृत शाह भी काफ़ी परेशान हो गया। तो उसी दौरान एक गवर्नर हुआ करता था, मतलब ऐसा गवर्नर नहीं, ब्रिटिश गवर्नर नहीं, इनके शासन का गवर्नर। ठीक है, उसका नाम था घमंड सिंह मियाँ। ठीक है, क्या नाम था, घमंड सिंह मियाँ। ये व्यक्ति क्या करता था, ये करता था दून से श्रीनगर तक के इलाके का गवर्नर था उस टाइम पे इसके शासन में। ठीक है, इसको बुलाया गया और इसने क्या कर दिया, इस कृपाराम की तलवार से राज दरबार में ही क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, इसको मार गिराया गया। जब इसको मार गिराया गया तो इनमें बाकी क्या हो गया, वहाँ पे अराजकता का माहौल हो गया। और उस अराजकता के माहौल को देखते हुए जयकृत शाह मजबूर होकर सिरमौर के राजा से संधि करता है। यानी जो हिमाचल का राजा था, सिरमौर का राजा था, उससे संधि करता है। उससे ये कहता है आप गढ़वाल आके मेरी यहाँ पे क्या कीजिए, सहायता कीजिए। किससे, सिरमौर के राजा से। तो जो सिरमौर का राजा था उसका नाम अगर आपसे पूछता है, हो सकता है कि कभी आपसे पूछ दे, सिरमौर के राजा का नाम था जगत प्रकाश। क्या था, जगत प्रकाश। तो जो सिरमौर का राजा था जगत प्रकाश, इसकी सहायता के लिए आता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है जयकृत शाह के शासन के समय, जयकृत शाह के शासन के समय अराजक माहौल को कम करने के लिए या जयकृत शाह ने किस सिरमौर के शासक को अपने दरबार में सहायता के लिए बुलाया था, तो आप क्या कहोगे, जगत प्रकाश। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना कि जयकृत शाह ने सिरमौर के किस राजा को, किस शासक को अपने शासन में हेल्प यानी मदद के लिए बुलाया था, वो था जगत प्रकाश। ये जब हेल्प करके चला जाता है तो जैसे ही ये जाता है तो अब प्रद्युम्न शाह को तो पहले से इससे बदला लेने की होती है। प्रद्युम्न शाह मौका ढूंढता है और मौका ढूंढते वो क्या करता है, देवलगढ़ और श्रीनगर के इलाकों में क्या कर देता है, आपका आक्रमण यानी वहाँ लूटपाट मचा देता है। ठीक है, और वो किसकी सहायता से, उन्हीं जोशी बंधु, जो हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी कहा मैंने, उन्हीं की सहायता से वो क्या कर देता है, देवलगढ़ प्लस श्रीनगर। अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस भाग को लूटपाट मचाता है। और किसकी सहायता से, वही हर्षदेव जोशी और शिवदत्त जोशी। ठीक है, यानी जोशी बंधु या शिवदेव जोशी जो भी लिखा होगा, इनकी सहायता से इस भाग को लूटपाट मचाता है। किसके साथ, जयकृत शाह। इस लूटपाट की घटना को जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्या, जोशी याणु। ठीक है, जोशी याणी कांड। ठीक है, जोशियाणी कांड। अब लगा लीजिए इस घटना को जो श्रीनगर में और जो देवलगढ़ में आपका प्रद्युम्न शाह, हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी की सहायता से जो मतलब लूटपाट करता है, उस घटना को बोला जाता है जोशियाणी कांड। अब आपसे पूछेगा जोशियाणी कांड क्या था, आप क्या कहोगे, प्रद्युम्न शाह द्वारा देवलगढ़ और श्रीनगर को हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी की सहायता से लूटना, या हर्षदेव जोशी शिवदेव जोशी द्वारा श्रीनगर और देवलगढ़ के इलाके को लूटपाट मचाना ही क्या थी, जोशियाणी कांड कहलाता है। ठीक है, इतिहास में, गढ़वाल के इतिहास में। ये सब करने के बाद एक चीज़ अगर आपसे कभी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, अपनी पैतृक राजधानी, अपने पैतृक नगर श्रीनगर को लूटने वाला शासक कौन था,
प्रद्युम्न शाह। याद रखना, फिर सुन लो, कभी ना कभी पूछेगा। अपनी पैतृक राजधानी श्रीनगर को लूटने वाला कौन था? प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, रटते रहो प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह। पूछ दिया क्वेश्चन ऐसे, फिर हो गई ये क्या पूछ दिया। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ढंग से पढ़ना। जब ये सब चीज़ें होती हैं, इस जयकृत शाह के समय एक घटना बहुत फेमस है। सिखों ने जो आक्रमण किया था दून घाटी वगैरह में, उस चीज़ से ये बचना चाहता था। तो इसने क्या कर दिया, सिख लोगों से एक समझौता कर लिया, एक संधि कर ली, और उस संधि के तहत इसने ये स्वीकार किया, मैं सिखों को राखी नामक कर दूंगा। अगर आपसे पूछता है राखी कर सिखों को देने वाला शासक कौन था? जयकृत शाह था। राखी कर क्यों दिया जाता था? लूटपाट न मचाने के बदले, यानी जो सिख लोग लूटपाट मचाते थे उससे बचने के लिए इसने कौन सा कर दिया? राखी कर। और ये होता था उपज का 1/6, यानी उपज जो होती थी, जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 नामक, मतलब 1/6 क्या होता था? राखी कर। आपसे पूछता है राखी कर कौन, किसने मतलब वो स्वीकृत किया था सिखों को? वो था जयकृत था। अपने शासन के अंतिम दिनों में ये क्या कर देता है, इतना परेशान हो जाता है कि अपने मतलब शरीर को त्यागने के लिए रघुनाथ मंदिर में चला जाता है। यानी आपसे अगर ये पूछता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किसकी मृत्यु हुई थी, किसने अपना शरीर त्यागा था, वो कौन था? जयकृत शाह। ठीक है, रघुनाथ मंदिर, इसमें इसने क्या करा था? अपना शरीर को त्यागा था। और कौन सा शासक था शरीर को त्यागने वाला? रघुनाथ मंदिर में कौन था? जयकृत शाह। एक फैक्ट आप लिख लीजिए, बहुत जगह दिखेगा आपको, एक बुक बहुत प्रसिद्ध आपकी पुस्तक आती है पेपर में, गढ़वाल पेंटिंग के रचयिता कौन है? वो है मुकुंदी लाल। ठीक है, इसको लिख लीजिए। वैसे ये अलग सा टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगा। गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है, ये किसकी है? मुकुंदी लाल, यानी बैरिस्टर मुकुंदी लाल भी आएगा, मुकुंदी लाल, इसका नाम बैरिस्टर मुकुंदी लाल भी होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो होगी। अब लास्ट आज का जो आता है आपका, वो आता है प्रद्युम्न शाह। कौन आता है? वो आता है प्रद्युम्न शाह। देखिए, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है चंद में। ये बाद में क्या करता है, जब जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये श्रीनगर चला जाता है, वहाँ की गढ़वाल में पवार वंश की गद्दी पे बैठने के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है, देखो ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है, ये श्रीनगर वापस कहाँ चला जाता है? गद्दी में बैठने के लिए। अब देखो, ये सारी कहानी तो मैंने आपको बता रखी है, चंद में बता रखी थी, क्यों गया, कैसा हुआ, सब आपको वहाँ पे पढ़ना है। इसके टाइम पे द्वितीय रोहिला युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, इसके समय में द्वितीय रोहिला युद्ध गढ़वाल में हुआ था, वो था 1786 में। ठीक है, क्या हुआ था? सेकेंड रोहिला वॉर, रोहिला युद्ध, मतलब रोहिला आक्रमण जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो रोहिला आक्रमण का किया था वो गुलाम कादिर ने किया था। किसने किया था? गुलाम कादिर। ठीक, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, पहला तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, दूसरा रोहिला आक्रमण गढ़वाल पे किसके समय हुआ था? प्रद्युम्न शाह के, और गुलाम कादिर ने उसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, मेन चीज़ें ये हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब चीज़ हो गया था कुमाऊं से। कुमाऊं पे गोरखा आगे थे 1791 के आसपास। हर्षदेव जोशी उनको बुलाता है और वहाँ महेंद्र चंद वगैरह का शासन खत्म हो जाता है। इसके समय में गढ़वाल में पहला गोरखा आक्रमण होता है, वो होता है 1791। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? गोरखों का गढ़वाल पे पहला आक्रमण, गोरखा आक्रमण। ठीक है, कब होता है आक्रमण? ये होता है 1791। अगर आपसे पूछता है गढ़वाल पे पहला आक्रमण गोरखों का कब हुआ? 1791 में। ठीक है, कुमाऊं पे तो 90 में हो गया था, यहाँ गोरखा आक्रमण 1791 में। किसके समय होता है? प्रद्युम्न शाह के समय होता है। जब गढ़वाल पे के इलाके में ये गोरखा वगैरह पहुँचते हैं, आगे सेकेंड वगैरह भी होगा, थर्ड भी होगा, तो ये क्या करता है प्रद्युम्न शाह, मतलब बहुत अलग अलग जगह पर ये क्या कर देता है? अपना डेरा बसा लेते हैं। कौन? गोरखा लोग। तो इसी के तहत लंगूरगढ़ की संधि करता है उनके साथ। कौन सी? लंगूरगढ़। ठीक है, लंगूरगढ़ संधि। अगर पूछता है लंगूरगढ़ की संधि किसके समय हुई थी? प्रद्युम्न शाह। लंगूर की संधि कब हुई थी? 1792। ठीक है, कब हुई थी? 1792। लंगूरगढ़ की संधि किनके मध्य हुई थी? ऑप्शन, गोरखा चंद, गोरखा पवार, पवार चंद और गोरखा पवार चंद, इस टाइप के जो भी ऑप्शन आएंगे तो आप क्या कहोगे? लंगूरगढ़ की संधि पवार वंश और गोरखा के साथ। ठीक है, यानी प्रद्युम्न शाह और गोरखा भी दे सकता है ऑप्शन है, पवार और गोरखा जो भी देगा। तो 1792 में लंगूरगढ़ की संधि करता है। किसके साथ करता है? आपका गोरखों के साथ। जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी तक, सिरमौर के साथ जो हिमाचल का इलाका है, वहाँ इसके समय में भी 2 बार क्या करता है? ये अटैक, यानी 2 बार इसके साथ युद्ध होता है। वो छोड़ देना आप, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो 1789 में होता है और 17
93 में, ठीक है। सिरमौर के साथ ये भी लड़ाई करता है, पहले में तो ये विजित हो जाते हैं और दूसरे में हार जाता है, ठीक है, सिरमौर के साथ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलता रहेगा इनका। अब देखो, जब ये सब चीज़ें, ये घटनाएं होती हैं, इसके काल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, बहुत बड़ा दुख होता है इसके समय में। इसके समय में भयंकर अकाल पड़ता है, ठीक है। और वो घटना है 1795 के आसपास की, ठीक है। बहुत बड़ा, मतलब जहाँ पे से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके समय की बहुत बड़ी घटना है इसके समय में अकाल और भूकंप का आना, ठीक है। देखो, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, त्रासदी होती है, वो होती है 1795 के आसपास, ठीक है। ये जो अकाल होता है, इसका वर्णन विलियम हाइविक ने भी किया। एक हाइविक जो मैं आपको बताता हूँ, वो इसी के समय में कहाँ आया था, गढ़वाल की यात्रा पे आया था, ठीक है, हाइविक, ठीक है। और हाइविक कब आया था, 1796 के आसपास। ये जो हाइविक है, प्रद्युम्न शाह के मतलब समय में कहाँ आया था, गढ़वाल की यात्रा पे आया था, और वो भी इस अकाल का क्या करता है, वर्णन करता है। और हमेशा याद रखना, इस अकाल को बोला जाता है गढ़वाल के इतिहास में 51-52, ठीक है। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, 51वीं 52वीं या 51वां 52वां, जो भी कहेगा, ठीक है। 51 52। देखिए, अब आपसे पूछेगा 51वीं 52वीं क्या था, गढ़वाल का एक युद्ध, गोरखाओं के साथ गढ़वाल की संधि, या कुछ भी, या अकाल या भूकंप। तो हमेशा याद रखना, 51वीं और 52वीं जो नाम दिया गया था, वो प्रद्युम्न शाह के समय जो अकाल पड़ा था उसको दिया गया था, ठीक है। 51वीं 52वीं नामक घटना किसके समय होती है, प्रद्युम्न शाह। 51वीं 52वीं क्या था, गढ़वाल में पड़ने वाला एक अकाल। जो 1795 में अकाल पड़ा था, उसका वर्णन करने वाला, या उस प्रद्युम्न शाह के दरबार में आने वाला कौन था, हाइविक था, ठीक है। इतना जब सब चीज़ें होती हैं, एक बहुत भयंकर एक और चीज़ बताता हूँ। इसके समय में ही गढ़वाल में एक बहुत भयंकर भूकंप पड़ा था, उसका वर्णन हर किसी ने किया, चाहे मौला राम हो या कोई भी हो। उस भूकंप की वजह से ही आपके एग्ज़ाम में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, राजभवन कब ढहाई, वो, ठीक है। वो इसी वजह से, इतनी भयंकर त्रासदी गढ़वाल के इतिहास में कभी नहीं हुई जितनी इस अकाल और भूकंप के कारण हुई। अगर आपसे पूछता है वो भूकंप की डेट क्या थी, वो थी 8 सितंबर की मध्यरात्रि 1803 को, ठीक है। गढ़वाल भूकंप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भयंकर क्या हुई थी, त्रासदी हुई थी, सैकड़ों लोग मरे थे, हर चीज़ में तबाह हो गई थी। इस कारण प्रद्युम्न शाह, आगे बताऊंगा, इसी वजह से हारता भी है, ठीक है। गढ़वाल भूकंप कब आया था, 8 सितंबर 1803, ठीक है। इस भूकंप को आप नोट कर लेना, इसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान गढ़वाल में हुआ था। और इन सब घटनाओं का वर्णन क्या होता है, अलग अलग बुकों में भी मिलता है, मतलब अलग अलग जो लिखे गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए, गोरखा अटैक तो कर ही रहे थे, आगे जाके गोरखा फिर से गढ़वाल पे अटैक कर देते हैं। वो था दूसरा आक्रमण, यानी गोरखाओं का जो दूसरा गढ़वाल पे आक्रमण हुआ था, वो 1803 के आसपास हुआ था, ठीक है। गढ़वाल पे जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था, द्वितीय आक्रमण जो आपका हो गया 1803। जैसे पहला तो 1791 था, गढ़वाल पे गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण क्या था, आपका किसका, 1803, और कौन से महीने में, फरवरी में, ठीक है। फरवरी 1803 के आसपास इनका क्या हुआ था, गढ़वाल पे द्वितीय आक्रमण गोरखाओं का। अब देखिए, लास्ट कुछ चीज़ें आपको बतानी है। जब ये सब होता है 1804-34 के आसपास, जब गोरखाओं, मतलब गोरखा क्या कर लेते हैं इस आक्रमण के बाद, पूरे गढ़वाल पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। यानी 1804 में गोरखाओं का क्या हो जाता है, गढ़वाल पे कब्जा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब चीज़ें, ध्यान से नोट्स बनाना इनको, ठीक है। गोरखा कब्जा किस पे, गढ़वाल पे। अब आप कहोगे प्रद्युम्न शाह के होते हुए कैसे कब्जा, ये जब गढ़वाल की सेना और गोरखाओं का युद्ध होता है, वो युद्ध होता है खुड़बुड़ा के मैदान पे, ठीक है। यानी उसको बोलते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध। उस खुड़बुड़ा युद्ध में किसकी पराजय हो जाती है, प्रद्युम्न शाह की सेना की, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये हुआ था 14 में 1804 को। देखो, जब ये 1804 में गोरखाओं का कहाँ गढ़वाल पे कब्जा हुआ, वो जो घटना थी वो थी ये 14 मई 1804, यानी 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब नोट करना। खुड़बुड़ा
इस खुड़बुड़ा युद्ध में क्या हुआ था, इस प्रद्युम्न शाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी प्रद्युम्न शाह क्या था, मारा गया था। प्रद्युम्न शाह के मारते ही जैसे ही कुमाऊं पे गोरखे थे, गढ़वाल पे भी क्या आ गया, गोरखाओं का शासन आ गया। अब देखो पूरे पश्चिमी इलाके में और पूर्वी इलाके में किसका शासन हो गया, गोरखाओं का शासन हो गया। ठीक है, ये जो शासन चला हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं चला। 1815 के बाद, यानी 1815 में या 1415 में आपको पढ़ाऊँगा, 1814 या 1815 के आसपास यहाँ से ब्रिटिशों ने गोरखाओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद ब्रिटिश का यहाँ पे क्या हो गया, आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है, जब गोरखा 1815 में पराजित होते हैं, यानी 1815 के बाद पूरे उत्तराखंड में किसका शासन हो गया था, ब्रिटिश शासन का। ठीक है, और उस ब्रिटिश शासन के अंदर जो पवार राज्य था वो 2 भागों में बढ़ गया था। कितने भागों में, 2 भागों में। एक को जो बोला गया उसको बोला गया टिहरी रियासत। क्या बोला गया, टिहरी। ठीक है, अब रियासत में समझा रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में यही, जैसे भारत में अलग अलग जगह रियासतें थी, तो एक को बोला गया टिहरी रियासत। और टिहरी रियासत पे शासन करने वाला पहला शासक था सुदर्शन शाह। कौन था, सुदर्शन शाह। ठीक है, और दूसरा जो भाग था गढ़वाल का उसको बोला गया ब्रिटिश गढ़वाल। क्या बोला गया था, ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, अब देखो गोरखा भी पराजित हो गए थे। ये कैसे हुए, क्या हुए, तो मैं जब ब्रिटिश को पढ़ाऊंगा यहाँ तब बताऊंगा। ठीक है, सिगौली की संधि, सुगौली की संधि वगैरह सब पढ़ाऊंगा। अभी आप इतने समझिए, गढ़वाल पे, यानी गढ़वाल पे, स्वतंत्र गढ़वाल पे शासक करने वाला अंतिम शासक कौन था, वो था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह के बाद ये स्थिति यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, इसी के साथ एक लास्ट चीज़ लिख लीजिए आप यहाँ पे, किसी यही पुस्तक का वर्णन आया था, उसका नाम था गढ़गीता संग्राम। गढ़गीता संग्राम लिखिए मौला राम ने। ठीक है, गढ़गीता संग्राम ये किसने लिखी है, मौला राम ने, मौला राम। इसी के साथ आपका पवार वंश का एक हिस्सा खत्म होता है, यानी अब यहाँ से कौन आगे थे, गोरखा। अगले सेशन में उत्तराखंड के हम गोरखा पढ़ेंगे। उसके बाद जो गढ़वाल का आगे का इतिहास होगा ब्रिटिश के पैरेलल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, साथ में देखेंगे टिहरी रियासत में क्या हो रहा था, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। यानी हमारा मेन जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी चंद हम पढ़ चुके हैं और गढ़वाल का पवार राजवंश हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो गोरखा पढ़ेंगे। ठीक है, गोरखाओं का कितना है, 1815 तक। जब ये दोनों जगह से इनको भगाएंगे, इनको हटाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश। ब्रिटिश के साथ हम पैरेलल किसको लेके चलेंगे, टिहरी रियासत, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, जो भी होंगे वो, हम उनको मानवेंद्र शाह वगैरह, वो सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन होगा अलग में, मतलब ये इसी के साथ चलने वाला है। ये ब्रिटिश जो टिहरी रियासत है वो अलग नहीं आएगा, वो इसके साथ साथ ही चलने वाला है। ठीक है, छोटा सा पार्ट संभवतः मैं इसका और लेके आऊँ जिसमें मैं आपको फैक्ट बताऊं जो छूटे हैं, और छोटा सा इनका जो मतलब इनकम का सोर्स वगैरह, वो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं होगा, 10 मिनट 5 मिनट 8 10 15 मिनट का होगा। उसके बाद मैं कल उस सेक्शन को लेके आऊँगा, उसके साथ ही आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब याद रखना, इस चीज़ से मत घबराना कि वन लाइनर नहीं लिखाए जा रहे हैं, फैक्ट नहीं लिखाए जा रहे हैं। आप इस तरीके से पढ़ोगे, आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो आप फैक्ट पढ़। अब देखो, जो लोग ये कहते हैं कि हमें फैक्ट नहीं लिखा रहे हो, आप ये फैक्ट लिखने हैं, एक काम करना, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको 1000, 15,000, 20,000, 10,000 वाली किताब मिल जाएगी जिसमें वन लाइनर लिखे हैं। 100 रुपये की, 50 रुपये की, 70-80 रुपये की झोला छाप किताबें बहुत मिल जाएंगी आपको मार्केट में। प्रमाणिक है नहीं है फिर मुझसे मत कहना, क्योंकि देखो उन किताबों से पढ़ोगे, भले ही वो सही होगा, कहीं ना कहीं किताब से पिक करके उनने भी लिखा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर लिख दिया ऐसी कोई उठा दिया, उन्होंने भी लिखा होगा, उन्होंने पढ़ के लिखा होगा। बट याद रखिए, आपका क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो किसी वन लाइनर बुक से नहीं बनता, आपका कोई स्पेसिफिक किताब होनी चाहिए, उससे बनेगा। वो चीज़ वहाँ हो सकती है। अब ये मत कहना ये क्वेश्चन तो इसकी किताब से आ गया, ये क्वेश्चन तो इसकी किताब से आ गया। गढ़वाल आपने पढ़ लिया, चंदा आपने पढ़ लिया, कत्यूरी आपने पढ़ लिया। जब आप ये पढ़ रहे हैं, इतिहास की कोई एक बुक उठा लीजिए, परीक्षावाणी पढ़ लीजिए साथ में। अब बताइए एग्जामिनर क्या आपसे पूछेगा, आपने ढंग से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसका परीक्षण वो करता है। इन्हीं में से आगे पीछे घुमा के देखा। टेंशन मत लेना, एक बार ऐसी ही सीरीज में नोट्स बनाना, फिर खुद चेक करना उसको आपने कैसा काम किया है। ठीक है, आज की वीडियो भी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।